नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं मुकुंद हूँ और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने शुरू से अपने शुरुआती संघर्ष के साथ एक संगठन के छोटे से कार्यकर्ता की भूमिका से आज महाराष्ट्र के राज्य प्रमुख के पद पर पहुंचे हैं। जी हाँ, आज हमारी मुलाकात है शिवदल के महाराष्ट्र के राज्य प्रमुख श्रीमान चंदन जी शर्मा से। चंदन जी भाई साहब, आपका हार्दिक स्वागत न्यूज़ फॉर इंडिया में। नमस्कार। सर्वात आधी तर मी सर्व मराठी बांधवांना व माझ्या हिंदुस्थानातील जनतेला नूतन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। आज गुढीपाडवा है। चंदन जी भाई साहब, तो आज हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चंदन शर्मा कौन है और किस तरह से कैसे महाराष्ट्र राज्य प्रमुख के पद पर आसीन हुए हैं, वो आपका संघर्ष कैसा रहा? पहिलं तर मी हे गोष्ट सांगेन का माझा जन्म महाराष्ट्रातला आहे, म्हणजे पहिलं जे माझं बोलीभाषा आहे ती मराठी आहे, त्यामुळं मी जे काही तुमच्याशी बोलेल ते मराठीमध्ये बोलणार। माझं नाव आहे चंदन शर्मा। मी महाराष्ट्रामध्ये रायगड जिल्ह्यामध्ये पेडली या गावी माझा जन्म झालेला आहे। माझे पूर्ण घरातनं म्हणजे व्यापारी आहेत। माझे वडील, माझे आजोबा, माझे मोठे बाबा वगैरे सर्व व्यापारी आहेत। पण मला पहिल्यापासून समाजसेवेची आवड होती। त्या समाजसेवेच्या आवडमध्येच मी माझे शाळेची लाईफ, माझ्या मित्रांसोबत, माझे कॉलेज लाईफ, माझ्या चांगले कॉलेजच्या मित्रांसोबत समाजसेवेच्या मार्फतच मी घालवली। आणि मी लहानपणापासूनच हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा फॅन होतो। बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे अखंड हिंदुस्थानातली एक हिंदू हृदय सम्राट म्हणून ओळखणारी एक व्यक्ती होती आणि त्या व्यक्तीचे आजसुद्धा पूर्ण अखंड हिंदुस्थानामध्ये एक नाव आहे। आणि त्याच मार्गावरती मी एक माझं पाऊल चालायला सुरुवात केली होती। प्रथम तर मी एक साधारण कार्यकर्ता म्हणून काम केलं आहे, नंतर मी एक शिवसैनिक म्हणून त्याच्यात काम करायला सुरुवात केली। त्याच्यातच मी माझ्या पद्धतीने जे काही मला समाजकार्य करता आले या आत्तापर्यंत मी करत आहे, त्यातच माझं हळूहळू शिवसेनेमध्ये युवासेना या शाखा प्रमुखपदी निवड झाली। त्याच्यानंतर हळूहळू मी युवासेना तालुका प्रमुख म्हणून काम केलं। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तर नाही सांगू शकत, पण रायगड जिल्ह्यात तरी माझं काम चांगलं आहे। गणपतीमध्ये आमच्या इकडे काय कोकण खूप काय म्हणजे लोक येणं जाणं असतात, मुंबई, पुणा। तर त्यावेळेस काय आहे, मी भगवा सुरक्षा पथक म्हणून युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी ते स्थापन केलेलं होतं। म्हणजे आम्हाला सेना भवनमधनंच दिलं होतं। त्याच्यात काम करता 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 लोकांची जनसेवा, कुठं ॲक्सिडेंट झालं, कुठं गायीला लागलं, कुठं काय कुठला जनावर हे झालं, या कोणाला डॉक्टरकडं न्यायचं आहे, या इतर काय काम, असे सोशल वर्क आणि समाजकाम, सामाजिक काम हे करत 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 मी शिवसेनेचं एक चांगल्या जागेवरती शिवसैनिक व पदाधिकारी म्हणून 2020पर्यंत काम करत होतो। 2020 नंतर मी राजस्थानमध्ये शिफ्ट झालो माझ्या घरातल्या काय पर्सनल प्रॉब्लेममुळं। त्याच्यानंतर शिवदलचे राष्ट्रीय प्रमुख आहेत, ते पण पहिला शिवसैनिकच आहेत, ते पण बाळासाहेबांचे एकदम चांगले चाहते आहेत। त्यांच्याशी ओळख झाली 2018 जानेवारी-फेब्रुवारीच्या आसपास। नंतर त्यांचे विचार आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांचे विचार मला सेम वाटायला लागले। मग मी विचार केला की आपण आता राजस्थानमध्ये आहोत, तेव्हा आपण कशाला इकडे तिकडे धावायचं। BJPकडनं ऑफर होती, काँग्रेसकडनं ऑफर होती, इतर पक्षातनं पण ऑफर होती राजस्थानमध्ये असताना, पण आपण नाही पकडलं। का मी एकच विचार केला की मी पहिल्यापासून महाराष्ट्रामध्ये राहिलो आहे, कट्टर शिवसैनिक आहे। म्हणजे शिवसैनिक म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, एकदा जे शब्द तोंडातनं निघाला तो शब्द परत माघार घेत नाही। आणि आपली तीच छवी संजय भाई बोत्रांना आवडली। मग हळूहळू संजय भाईंशी आमचे संबंध वाढले। ज्यावेळेस संजय भाईंनी पण मला प्रोत्साहन दिलं की नाही, तुम्ही शिवदलमध्ये काम करा, तुमचा समाजसेवाचा एक दांडगा संपर्क आहे, लोकांमध्ये तुमची चांगली ख्याती आहे। मग मी विचार केलं की चला आपण या रस्त्याला जर आहोतच, राजकारण सोडणं एक राजकारणी माणसाला नाही जमत, पण मी त्याच्यावरती खूप मोठं म्हणजे पाऊल उचललं की आपण राजकारण कमी करू आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जे बोलायचे की 80% समाजकारण 20% राजकारण, आपण विचार केला आपण शिवदलमधनं 100% समाजकारण, राजकारण स्टॉप।
त्याच्यानंतर आम्ही संजय भाईंच्या इथं अहमदाबाद ऑफिसला आलो. संजय भाईंशी माझे चांगले संपर्क झाले. संजय भाईंनी सपोर्ट पण दिला. पोलीस प्रशासन असो, कुठलाही राजकीय दबाव असो या इतर काही समजा, म्हणजे आजकाल तुम्हाला माहिती आहे की गौ हत्या वगैरे भरपूर होतात. तर काही समाजकंटकांपासून गायींना वाचवणं याच्यात संजय भाईंनी आपल्याला चांगलं समर्थन दिलं. तर मी पण मग थोडंसं विचार केलं की संजय भाईंचा सपोर्ट पण आहे, आपल्याला प्रत्येक जागेवर त्यांचा आशीर्वाद पण भेटतं आहे. तर मी विचार केला की आपण शिवदलमध्ये पदाधिकारी काम करताय, आता महाराष्ट्राची जिम्मेदारी ते देत आहेत, तर मी पण मग हसत हसत ती जिम्मेदारी घेतली माझ्याकडं. तो जो भी आपने बताया कि बाला साहब ठाकरे को और संजय जी बोथरा जो शिवदल के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उनके विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं. तो बाला साहब ठाकरे की तुलना लोग बाग शिवाजी राजे से भी करते हैं कि शिवाजी राजे का सपना था संपूर्ण स्वराज, वही सपना लेकर बाला साहब भी चले थे कि पूरा भारत एक हो जाए. और संजय जी बोथरा भी यही सपना लेकर चल रहे हैं कि पूरा भारत एक हो. लेकिन जो आज की राजनीतिक परिस्थितियां चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह की राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में और भारत में? अभी अगर आप देखने जाए तो ये हिंदुस्तान पूरे धार्मिक लोगों का स्थल है. और धार्मिक लोगों के इसमें क्या है कि कुछ राजनीतिक लोग अपना राजनीतिक करियर बनाने के चक्कर में भारत के सभी जनता का फ़ायदा उठा रहे. अभी देख ले गए कि राम मंदिर का मुद्दा, तो राम मंदिर का मुद्दा ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने उस समय उठाया था जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई थी. पूरे हिंदुस्तान से अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता इसमें पीठ छुपा के भाग गए थे. उस समय हमारे बाला साहेब ठाकरे जी ने इसका मतलब पूरे गारंटी के साथ में बोला था कि मेरे शिवसैनिक वहाँ है तो मैं पूरा गारंटी लेता हूँ. ऐसा छाती ठोक के बोलने वाला कोई राजनीतिक नेता या कोई हिंदू समाज का नेता आगे नहीं आया, पर ऐसा एक ही नेता था जो बाला साहेब ठाकरे. और आज आप देख ले जाओगे तो उसी राम मंदिर का मुद्दा है या कश्मीर के 370 धारा है या भावनिक कोई भी दृश्य है, उसके ऊपर आगे पीछे करके पब्लिक अपने अपने वोट देते और राजनीति वाले अपने रोटियां सेकते. अब अपन राजनीति में बात करें तो एक तरफ तो एक गठबंधन सक्रिय हो रहा है, इंडिया गठबंधन. वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है वो अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. इसमें आपको क्या लगता है, मतलब गड़बड़ राजनीति किसकी चल रही है या गठबंधन कौन कर रहा है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? अभी ऐसा है, मैं इतना बड़ा तो नेता नहीं हूँ, पर अगर मैं पब्लिक के बीच में से अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो गठ है वो गठ अभी आने वाले चुनाव में 99% जीतेगा. और रह गई बात आपने बीजेपी की कही या बीजेपी के जो सपोर्टर है उनका, आज के इसमें अगर आप देखने गए तो पब्लिक तो इतनी मतलब भोली तो है नहीं है. पब्लिक ने काफ़ी चीज़ें देखी है कि 40 MLA एक साइड में तुरंत चले गए, फिर कुछ अपने सरकारी यंत्रणों का हाथ में लेके दबा के दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ो या मंत्रियों को तोड़ो. तो ये सब पब्लिक कह रही है. आज मेरा जो पर्सनल अगर आप पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि सत्य की विजय हमेशा होती है, भले देर से होगी पर सत्य विजय होता है. सत्य परास्त हो सकता, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता जी. और रह गई बात तो अभी जो चुनाव आए हुए तो महाराष्ट्र में पूरा माहौल शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ का है और आने वाले समय में वही रहेंगे. उसका रीज़न भी है कि मैं एक शिवसैनिक हूँ, इसलिए तो मैं छाती ठोक के बात कर रहा हूँ जी जी. पर उसके बाद में मैं एक सामान्य नागरिक भी हूँ. आज जनता का जो हाल हो रहा है, मार्केट की जो परिस्थिति है, आज गरीब लोगों को एक टाइम का राशन मिलने का प्रॉब्लम है, वहाँ लोग करोड़ों रुपया इधर उधर करके अपनी पार्टी को बचाने के पीछे लगे हुए. तो ये सब चीज़ें के वजह से आज आप देख रहे हैं कि पूरी राजनीति बिखर चुकी है. जी जी. अभी राजनीति में अपन बात करें कि जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल को भी अभी जेल में डाला गया और उससे पहले करीबन 1 दर्जन नेता आम आदमी पार्टी के जेल में बंद किए गए. इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि जनता का ये मत है कि इसमें बीजेपी का हाथ है? देखो ऐसा है कि अगर केजरीवाल की अकेले की बात होती या उसके पूरे टीम की बात होती तो मैं मतलब बोल सकता था कि चलो करप्शन चल रहा है, हो रहा है, वो उनके नसीब का बात है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. पर अगर पूरे हिंदुस्तान में
यही चीज़ हो रही है। जहाँ विपक्ष का नेता पावरफुल दिखा, वह उसको कुछ ना कुछ सरकारी यंत्र से दबाव आता है, उसको डराते हैं। अभी आपको पता होगा, फिलहाल महाराष्ट्र में 6 महीने साल भर पहले संजय राउत जी के ऊपर ऐसे ही कुछ बातचीत हुई थी। उन्होंने लास्ट तक उनका मुद्दा छोड़ा नहीं, वो डट के रहे। 101 दिन वो जेल में भी गए, आखिर कुछ साबित नहीं हुआ, उनको छोड़ना पड़ा। और वैसे के वैसे मुझे लग रहा है कि अरविंद जी केजरीवाल का भी यही होने वाला है। आज इनके हाथ में अगर सत्ता है तो उस सत्ते का वो दुरुपयोग कर रहे। उपयोग इसलिए होना चाहिए कि आज पब्लिक के बीच में आपने परेशानी क्या है, जरूरत किस चीज़ की है। आज आप देखने गए तो भारत स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए। 75 साल में भी अगर भारत को बिजली, पानी, रास्ता और 2 टाइम का खाना, इसके लिए अगर सिर्फ मांगना पड़ रहा है नेताओं से, तो फिर मतलब ही नहीं ना। ये 2014 में जब बीजेपी सरकार क्या है, प्रधानमंत्री का चेहरा था नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके जो चुनावी वादे थे कि मैं करप्शन को ख़त्म कर दूंगा और जो ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ी हुई है वो वापस आ जाएगी। तो आपको दोनों दृष्टि से मैं पूछना चाहूँगा, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए भी हैं और आप समाज के बीच में भी रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या करप्शन खत्म हो चुका है और ब्लैक मनी वापस आ चुकी है? नहीं, करप्शन तो ख़त्म नहीं हुआ है, उल्टा करप्शन ज़्यादा बढ़ गया है। और रह गई आपकी ब्लैक मनी की बात, तो नोटबंदी की थी, आपको पता ही है, 8 नवंबर 2016 को जी। और 5 जनवरी 2017 तक वो चला था। उसमें काफ़ी लोगों को ऐसे लगा था कि बड़े बड़े लोग बैंक के लाइन में आके खड़े रह जाएंगे या उनका कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे जैसे या मेरे से सामान्य जो नीचे वाले आदमी रहेंगे वही बैंक के लाइन में खड़े थे, और उन्होंने भी उनके जो मेहनत के पैसे थे उनको कई, आपको पता ही होगा कि मम्मी ने शक्कर के डब्बे में पैसे रखे थे, सिस्टर ने चावल के डब्बे में, वो पैसे गलती से भूल गए, तो वो उनके मेहनत का पैसा था, तो भी उनको वो रिप्लेसमेंट करके नहीं मिला, मतलब चेंज करके नहीं मिला। तो बस यही है, तो करप्शन तो बढ़ ही रहा है। और उसके बाद जो मोदी सरकार ने नई करेंसी चलाई, 500 और 2000 की नोटें जो आई थी, तो अभी वापस से उन्होंने 2000 की नोट भी बंद कर दी है। तो ये कहाँ तक उचित होगा कि किसी करेंसी को आप चला रहे हैं और वापस से बंद कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक मनी है वो एज इट इज वही स्विस बैंक में पड़ी हुई है और जहाँ दबी है वहाँ दबी हुई है। उससे देखो ये है कि मैं ज़्यादा तो जानकारी मुझे है नहीं है, पर जैसे SBI अपन बोलते हैं, जो SBI सबसे बड़ी अपनी बैंक है, रिजर्व बैंक, उनके जितने 2000 के नोट आए थे ना, उससे ज़्यादा नोट मार्केट में बिखरे पड़े हुए थे, ये उनको पता चल गया। अब बिखरने वाले कौन है? सरकार तो इनकी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके जो ऊपर के लेवल में जब विधान परिषद या सांसद भवन में जब मुद्दे उठते, अपन तो मीडिया के मार्फत ही देखते जी। तो उसमें पता चलता है कि 2000 के नोट जारी मिल गए, ये मिल गए। अगर जारी मिल गए तो उस समय नोटबंदी जब हुई, उसके बाद में 2000 की 500 की नोट आई, तो उस समय काफ़ी ऐसे बवाल भी था कि नोट पे ऐसा आया हुआ है तो उससे तुरंत पता चल जाएगा, नोट पे वो लाइन आई हुई है उससे तुरंत पता चल, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरे ख्याल से यही सब चीज़ें करप्शन बढ़ा रही है। इन जो 2000 के नोट है, इनको बंद करके कोई करप्शन रुकने वाला नहीं है। प्लस पॉइंट आपका एक बताता हूँ, अगर मैं सामान्य आदमी तो मैं विचार करता हूँ, मैं कहीं भी 1000 का नोट लेके जाऊँ ना, तो मेरे को 200-500 के शेयर छुट्टे मिलते नहीं। अब 2000 का नोट मेरे को कौन छुट्टा देगा? पहले तो यहाँ से मुद्दा चालू होता है। जी। आप नॉर्मल मैं समझो कि मैं मतलब खुद मेरे अंदर जाके बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ हाँ कि 2000 का नोट कौन छुट्टा देगा? हाँ। अगर मैं दुकान पे जाता था, मेरे कोई शॉप से मैंने सामान लिया कि बाबा 100 रुपये के मैंने बिस्किट लिए, तो मुझे 900 रुपये देते समय उसको दिक्कत होती थी। अब मैं उसको वही 100 रुपये का सामान ले रहा हूँ, उसको 2000 का नोट दे रहा हूँ, तो मुझे वापस 1900 रुपये देने में उसको कितनी दिक्कत होगी? दिक्कत होगी। तो इससे कुछ नहीं होता है। नोटबंदी वगैरह ये सब चीज़ें तो कि चलो हो गया वो टाइम, बाकी इससे करप्शन नहीं रुकेगा। जनता ये कह रही है, जनता के बीच में ये बातें चल रही है कि आपने जो वादे किए थे 2014 में या 2019 में, क्या आपने जो वादे किए थे कि बाबा आप ये राशन फ्री करोगे या आप वो चीज़ फ्री करोगे, वो नहीं हो रहा है। वो चीज़ अगर हो भी रही है तो कुछ कुछ जगह पे जहाँ उनके विधायक, उनके कुछ सांसद अगर चुने हुए हो गए या वो जो एरिया में रहते हैं, वाह, नए जगह पे आप अगर नॉर्मल जो आदमी रास्ते पे मजदूरी करके रहता है, उसको ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं है।
और अगर ये दिखाना चाहते हैं तो मैं रास्ते पे घूम को इनको एक नहीं दो नहीं लाखों लोग दिखा सकता हूँ। अच्छा, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वर्तमान सरकार ने पहले भी ये योजनाएं निकाली है और मुझे लगता है शायद ये हर बार चुनाव में ये योजना रिपीट होती है, हर घर जल और हर घर नल। यहाँ तक देखा गया है कि जो गुजरात में जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी, उस समय भी इन्होंने ये वादा किया था कि हर घर जल पहुंचेगा, हर घर नल पहुंचेगा, लेकिन अभी भी गुजरात में ही कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे नहीं पहुंचा है। तो आपको क्या लगता है, क्या 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद ये समस्याओं का समाधान हो पाएगा? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि 70-75 साल से भारत स्वतंत्र हुआ है, तब से नल, पानी, लाइट, बिजली, रास्ते, ये सब का मुद्दा चल ही रहा है जी। और अभी पब्लिक इतनी भोली नहीं है कि वो इन बातों पे उनको वोट देंगी। अगर वोट देगी भी तो आप कुछ ऐसा काम करो जो पब्लिक के बीच में आपका काम दिखे। ऊपर से नीचे तक अगर करप्शन हो रहा है, जो 70 साल में 75 साल में कांग्रेस ने किया है, जो बीजेपी बोल रही है, वही चीज़ 10-15 साल में बीजेपी कर रही है। पब्लिक को अच्छी सरकार चाहिए। आज आप अगर देखने गए तो महाराष्ट्र के अंदर कोरोना काल में उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का जो काम था, वो पहले 5 मुख्यमंत्री में WHO ने उनको सिलेक्शन किया हुआ था। कुछ ना कुछ तो बात होगी जी। आज कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि बीजेपी और शिवसेना 25 साल से गठबंधन में थे, जी हाँ, पर कुछ कारणवश उनका वो गठबंधन टूटा, वो भी मान्य है। पर देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो दो दोस्त साथ में रहते ना, तो एक दूसरे की सब उनको पता रहती है हाँ। कि इसकी कमजोरी क्या है और मेरी कमजोरी क्या है, इसको पता है। सही। तो वो बात बीजेपी को लग रहा था कि शिवसेना नहीं होगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और शिवसेना को लग रहा था बीजेपी नहीं होगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। पर रियल अगर आप देखने गए तो आपके फर्क न पड़ने से पब्लिक का फायदा या नुकसान नहीं है। पब्लिक ये देखते हैं कि हमारा काम कौन कर रहा है। और उस समय महाराष्ट्र के अंदर की अगर बात करूं तो शिवसेना ने, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो गठ है, उसने वो काम किया हुआ है जो पब्लिक पे, दिलों पे एक राजा राज करता है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की कि वो बाला साहेब ठाकरे जी के समान मतलब विचारधारा से चलते थे। वाकई में ठाकरे कुटुंब ऐसा है कि जो बाला साहेब के विचारधारा पे चलते रहेंगे और पहले भी चलते थे। अगर आप पूरे भारत में देखने जाओ तो एम्बुलेंस जो सुविधा है वो सबसे ज़्यादा शिवसेना की है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी नाम से जो एम्बुलेंस चलती है ना, वो सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में। सही बात है। अच्छा, अब अपन एक जो और गरमाया हुआ मुद्दा भारत में है, जिस पर अच्छी खासी राजनीति हो चुकी है, धारा 370 जो कश्मीर में कथित तौर पे कहा जा रहा है कि हट चुकी है, और लेकिन लोगों का ये मानना है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये मानना है कि धारा 370 हटने से फायदा केवल और केवल पूंजीपतियों को और जो वर्तमान सरकार से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं उनको हुआ है। अभी ऐसा है, धारा 370 जो हटी वो किस लिए हटी? क्यों? वहाँ पहले ब्राह्मण लोग रहते थे, उनको वहाँ से मार छाट के वहाँ से रवाना किया था। अब जो ब्राह्मण लोग कहाँ है वो किसी को पता नहीं, बराबर। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, पर कौन हमारा वहाँ रहता था नहीं रहता था ये हमें पता नहीं है। पर आप आज के इसमें अगर देखने गए तो वहाँ जमीन लेना ये कोई आम आदमी की तो बात है नहीं। सही। आज लाखों करोड़ की है तो लाखों करोड़ रुपए जिसके पास है वही ले गए, और आज जो सत्ता में बैठे हैं या जिनके पास में है, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वही ले सकते। ये सब ऐसा है कि 370 का फायदा आम आदमी को नहीं है कुल मिला के आप देखने जाओ तो। जी। अच्छा, एक और अभी जो लेटेस्ट गरमाया हुआ मुद्दा है कि 2017 से लेके 2024 तक लगभग 3 से 4 बार चाइना अपने देश में जो अरुणाचल प्रदेश है उसके नाम बदल चुका है। मतलब अभी तक वो 30 से ज़्यादा जगहों के नाम बदल चुका है। तो आपको क्या लगता है कि आपके घर में आपका पड़ोसी नाम बदल पाएगा किसी का? नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है कि बाहर का आदमी यहाँ आके डेयरिंग दिक्कत है तो उसको अपने सरकार का, अपने स्थानिक लोगों का सपोर्ट रहेगा, तभी वो इतनी हिम्मत करेगा। आज मेरे अगर घर के अंदर या मेरे पड़ोस के आसपास में कोई गांव का नाम चेंज करना है तो स्थानिक लोगों का जब एक सपोर्ट रहेगा ना,
तभी वो चीज़ हो पाएगी। तो अभी जो इस पे मतलब जो वर्तमान सरकार पे लांछन या आरोप अपन कह सकते हैं, आक्षेप कह सकते हैं कि आक्षेप ये लगाए गए हैं कि मोदी सरकार ने वो इतना भूभाग या इतनी ज़मीन चाइना को बेच दी है या उनको हस्तांतरित कर दी है, जो भी हो, ये बात कहाँ तक सही हो सकती है? आपको लगता है ऐसा? ऐसा है, देश का तो फायदा मुझे नहीं लगता इसमें होगा। जी। अगर कुछ बेचने के बाद में कुछ पैसे आए भी होंगे, क्यों बिना बेचे तो किसी चीज़ का नाम चेंज नहीं हो सकता, नहीं हो जी। सकता। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि बिना बेचे तो नाम चेंज नहीं हो सकता। और इतने अगर बाहर से पैसे आ रहे तो भी इंडिया में फिर गरीबी बाकी के मुद्दों पे अभी गाड़ी क्यों चल रही है? आज अगर आप कुछ चीज़ें देखने गए तो पहले गैस सिलेंडर का या डीजल पेट्रोल का भाव था 300 और 60-70 रुपया पेट्रोल डीजल, 300 350 400 रुपया था गैस का। अभी गैस टंकी का भाव है 800-900 रुपया, और डीजल पेट्रोल तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आसमान छू के बैठे हुए। तो पर यहाँ बाहर से अगर अपने को इतना पैसा आ रहा है तो फिर अपन का अपन रुक रहे। और इस मुद्दे पे हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है कि चाइना एक पावरफुल देश है और चाइना से साथ बातचीत चल रही है और इस मामले को शांतिपूर्वक निपटाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अगर चाइना पावरफुल देश है तो भारत कोई कमज़ोर देश में से आता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि भारत कमज़ोर है, पर यह दूसरों के सामने भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे। आज अगर आप देखने गए तो जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी तब इनके ही लोग चाइना के चीज़ों पे बैन करने की बात करते थे। और आज अगर ये चाइना के लोगों से हाथ मिला के चल रहे तो फिर कहीं ना कहीं राजनीति अंदर से गड़बड़ है। जी, तो राजनीति की गड़बड़ तो है, ये तो अब साफ साफ इसकी झलकियाँ आम जनता भी देख पा रही है और लोग भी बातें कर रहे हैं इसके विषय में। अभी हम जो बात करते हैं वो ये है कि शिवसेना के जो दो भाग हो चुके हैं, तो इसमें किस का हाथ ज़्यादा हो सकता है? मतलब आपसी फूट का या जो बीजेपी की राजनीति वर्तमान में चालू है, खरीद फरोख्त या जोड़ तोड़ वाली, उसका? अभी ऐसा है, आपने तो मुझे मतलब जो मेरे मन की बात थी ना, वही बात आपने मुझे क्वेश्चन के मार्फत प्रश्न पूछ के मतलब पूछ लिया आपने। हाँ जी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे एक शिवसेना के सुप्रीमो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के सुपुत्र है। आज उनकी जो बराबरी है वो पूरे हिंदुस्तान को अच्छी तरह से पता है कि जैसे पिताजी रहते वैसे ही बेटा रहता है। बिल्कुल ठीक है ना। वो जब सीएम बने तब एक सीएम के अलावा उन्होंने जो उनका गृह मंत्री का जो पद था ना, वो भी अभी जो शिंदे गुट बना है उसके एकनाथ जी शिंदे अभी सीएम है, उनको दिया हुआ था। मतलब अपने पास जो पावर रखनी थी वो पावर उन्होंने उनको दी थी। अगर आप छोटे से इसमें अगर देखने जाओ तो आज एकनाथ शिंदे सीएम है और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी। तो गृह मंत्री पर डिप्टी सीएम ने रखा हुआ है ताकि सीएम के हाथ में ये पावर रह सकती है। तो भी वो बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में वो पावर दी हुई है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है ना कि आप एक चलते संगठन में फूट गिरा के संगठन को तोड़ के आप जो अलग अंग्रेजों वाली जो नीति थी, फूट डालो और राज करो। और देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मेरे पापा की अगर कोई दुकान है जी और मैं उनका बेटा हूँ तो पहले वो मेरी है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पिताजी का जो भी है वो मेरा है, मैं भले कैसे भी हूँ वो मेरा है। हाँ, जैसे जिस प्रकार शिवाजी राजे थे, उनके बाद उनके बेटे संभाजी है ना। महाराष्ट्र के अंदर आज भी शिवाजी महाराज के 14 वंशज रहते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा मतलब एक प्रणाम करके उनको ये करता हूँ। उदयन राजे भोसले उनके परिवार से है जी 14 वंशज। तो आज आप देखने गए तो उनका आज भी कहना है कि पूरे महाराष्ट्र की जो जागीर मतलब प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है। तो उन्होंने इतना कहने के बाद में भी पब्लिक के बीच में पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने फ्री छोड़ के रखी हुई है। हाँ, वो ये नहीं कहते कि ये मेरा है तो आप छोड़ो, ये वो मेरा है तो आप छोड़ो। वो उनको पता है कि ये पूरी प्रजा मेरी है। सही बात है। ये पूरा महाराष्ट्र मेरा है। अगर मैं सब ये लेने बैठ जाऊंगा तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं है। वैसे उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के इसमें उस समय बीजेपी ने कुछ अंदरूनी राजनीति करके 2 टुकड़े कर दिए थे। जी। तो साथियों, ये थे चंदन जी शर्मा जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं और मूलतः महाराष्ट्र के निवासी हैं
और ऐसी ही एक अगली शख्सियत के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।